इस वीडियो में हम लेवल 2 चार्जर जो कि 7 किलोवाट वाला है BYD का चार्जर, ये सिंगल फेस चार्जर है। और इसमें इसके सेटअप की बात करेंगे, इसको इंस्टॉल कैसे करना है। और ये वीडियो जो है मैं कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ, क्योंकि जो है लेवल 1 चार्जर की मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसके बाद लेवल 2 के सेटअप की भी रिक्वेस्ट आ रही थी। और सेकेंडली मैंने BYD के जो ग्रुप है उस पर देखा है कि काफ़ी लोग ऐसे इलेक्ट्रिशियंस को हायर कर लेते हैं जिनको आइडिया नहीं होता, और वो गलत वायरिंग करके या गलत प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगा के जो है वो लोगों के नए चार्जर्स जो हैं वो बर्न आउट हो रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं इन डेप्थ जाऊँगा चीज़ों में, ताकि आपको समझ आए कि कौन कौन सी प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगेंगी, किस तरह की वायरिंग होगी, और आपने ख़रीदना क्या क्या है। पूरी लिस्ट ये वीडियो के एंड में जो है ना मैं उसमें डाल दूँगा। लेकिन अभी ये स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को लेके चलते हैं। सबसे पहली चीज़ आपके पास अर्थिंग होनी चाहिए, और अर्थिंग आपकी जो है ना वो AC अर्थिंग होनी चाहिए। अगर आपका अर्थ पेड बनाया है और उसके अंदर आपका DC अर्थ का कनेक्शन हुआ हुआ है, उस अर्थ को कनेक्शन को आप नहीं यूज़ कर सकते। आपको एक सेपरेट अर्थ कनेक्शन निकालना पड़ेगा जिसमें आपका सिर्फ AC अर्थ का कनेक्शन हो। तो यानी AC और DC अर्थिंग को आप मिक्स नहीं कर सकते। तो जो ये लेवल 2 चार्जर है, इसके लिए आपको AC अर्थिंग रिक्वायर्ड है। और सेकंड चीज़ जो आपको वायर्स रिक्वायर्ड हैं वो 10 की वायर रिक्वायर्ड है लाइव और न्यूट्रल के लिए, और 4 की रिक्वायर्ड है अर्थ के कनेक्शन के लिए। और आपने वायर लेनी कहाँ से है, ये डिपेंड करता है आपके मीटर से DV बॉक्स तक किस थिकनेस की वायर आ रही। अगर तो आपकी 10 मिनिमम या उससे और थिक वायर है तो फिर आप DV बॉक्स से कनेक्शन ले सकते हैं। अगर आपकी वायर 10 से कम है, यानी 6 है या इस तरीके से है, तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्ट मीटर से वायर लें, कनेक्शन लें। तो ये हो गया आपका कनेक्शन। अगर थिन वायर है, 10 से कम है, तो आपने मीटर से लेनी है। अगर आपका 10 या 10 से बड़ी थिक वायर है तो आप डायरेक्ट DV बॉक्स से ले सकते हैं। मेरे केस में मेरी मीटर से DV बॉक्स तक जो वायर्स आ रही थी तीनों फेजेस की, वो 10 ही थी। तो मैंने किसी एक फेज़ से जो है वो कनेक्शन ले लिया DV बॉक्स से डायरेक्ट। तो यहीं से डायरेक्ट कनेक्शन इसके अंदर आ रहा है। ये जो DV बॉक्स है, ये सारी चार्जर की प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं। तो यहाँ से कनेक्शन लिया, 10 की वायर लाइव और न्यूट्रल के लिए चाहिए, अर्थिंग के लिए 4 की चाहिए। और अब प्रोटेक्शन डिवाइसेस के ऊपर आ जाते हैं। इसमें आपको जो ब्रेकर चाहिए, इसको MCB भी कहते हैं, और आम लोग जो इसको अमूमन बात करते वक्त जो टर्म यूज़ करते हैं वो ब्रेकर यूज़ करते हैं। ये आपको 40 एम्पेयर का चाहिए, 2 पोल ब्रेकर। ये देखें, ये ऐसे लग रहा है जो है ना वो 2 पतले ब्रेकर्स हैं, लेकिन ये एक सिंगल ब्रेकर होता है। और ये इसे 2P लिखा होता है इसके ऊपर, अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे। और इस पर इसकी पहचान क्या है कि ये 40 एम्पेयर का ब्रेकर है। ये C40 लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं ऊपर। तो इसका मतलब है ये 40 एम्पेयर का ब्रेकर है। एक ये MCB चाहिए आपको। ये SPDs हैं। ये आपके, अगर आप BYD के चार्जर इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये आपके चार्जर के साथ आती हैं, उसके बॉक्स के अंदर इंक्लूडेड होंगी। और ये अगर आपके चार्जर के अंदर नहीं है तो आपको ये अलग से ख़रीदनी पड़ेगी। इसका पर्पज़ ये होता है कि मैं साथ साथ पर्पज़ भी एक्सप्लेन कर देता हूँ हर प्रोटेक्शन डिवाइस का। ये आपका अगर एक्सेस करंट आता है, यानी 40 एम्पेयर से ऊपर जाएगा करंट, तो ये उसको ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, ये कनेक्शन ब्रेक कर देगा। और आपका जो 7 किलोवाट वाला जो चार्जर है BYD का, वो तकरीबन 32 एम्पेयर का करंट लेता है। तो उसके लिए जो रेकमेंडेड है, जो इसका ओनर्स मैनुअल है चार्जर का, उसमें
रिकमेंडेड 40 एम्प्स का ब्रेकर है। आप 63 एम्प्स का नहीं लगाना, क्योंकि उस 63 एम्प्स के ब्रेकर का लगाने का मतलब ये है कि अगर आपका चार्जर जैसे 32 एम्प्स ले रहा है और ये वाला जो 40 एम्प्स का ब्रेकर है, ये तो 40 एम्प्स से ऊपर का करंट आएगा तो ये ट्रिप कर जाएगा। लेकिन 63 एम्प्स का अगर आप ब्रेकर लगाते हैं, इसका मतलब है वो बहुत ज़्यादा करंट को अलाउ करेगा और वो ट्रिप नहीं करेगा। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन 63 एम्प्स का लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एसपीडीज़ आपके वोल्टेज स्पाइक को रोकती हैं। अगर आपका एक्सेस वोल्टेज आ जाता है, बहुत हाई वोल्टेज आ गया, तो ये कनेक्शन को ब्रेक कर देंगी। और ये इसकी अगर ऊपर स्पेक्स देखें तो तकरीबन मेरे ख़्याल से ये 385 वोल्ट्स तक जो है, उसके बाद ये शायद ट्रिप करेगा। मुझे एग्जैक्ट इसका याद नहीं है, इसकी स्पेसिफ़िकेशन रीड कैसे करते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल इसी तरह ही है। और ये जो आखिरी डिवाइस लगी हुई है, ये आपका वोल्टेज प्रोटेक्टर है। ये तो आपके बहुत हाई वोल्टेज को, उसका स्पाइक आता है, सर्ज आता है, उसको रोकती है। और ये जो वोल्टेज प्रोटेक्टर है, जैसे एक पर्टिकुलर रेंज से, यानी आपका यहाँ पे जो हमारी अप्लाइंसेस चलती हैं पाकिस्तान में, वो 220 230 या मतलब 200 टू 230 की रेंज में वोल्टेज आ रही होती है हमारी, डिपेंडिंग के पीछे सिचुएशन कैसी है, तो उस लिहाज से आपकी उतना आपके वोल्टेज एक्सेप्ट करती हैं अप्लाइंसेस। तो ये जो वोल्टेज प्रोटेक्टर है, इसमें आप रेंज एक सेट कर सकते हैं कि 180 वोल्ट या 190 वोल्ट से नीचे चला जाए तो ट्रिप कर जाए, लो वोल्टेज हो जाए। या आपकी जैसे मेरे केस में मैंने 180 शायद 185 शायद सेट किया हुआ है, और अपर जो वोल्टेज लिमिट सेट की हुई है वो की हुई है, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 250 की हुई है, शायद 250 या 260 की हुई है। उससे ऊपर जाएगा तो वो ट्रिप कर जाएगा। तो ये भी वोल्टेज रेंज को जो है ना, वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज रेंज में ऑपरेट करने में हेल्प करता है। और ये वाईफाई इनेबल्ड है। इसकी जितनी कॉन्फ़िगरेशन होती है, आपने किस वोल्टेज रेंज के अंदर इसको रखना है, ये सारी मोबाइल ऐप से होती है। और आप भी जब वोल्टेज प्रोटेक्टर ले रहे होंगे तो वाईफाई इनेबल्ड लेना, ताकि उसमें आपके पास बहुत सारा डेटा भी देखने को मिलता है। प्लस आप टाइमर्स यूज़ कर सकते हो, उसको रिमोटली ऑन ऑफ कर सकते हो, उसकी रेंज वगैरह जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐप से सेट कर सकते हो। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताने वाली है, ये जो मेरा वोल्टेज प्रोटेक्टर लगा हुआ है, ये 1P+1N इसकी जो स्पेसिफ़िकेशन है। ये सिंगल पोल ब्रेकर वोल्टेज प्रोटेक्टर नहीं है। सिंगल पोल होता है, उस पर सिर्फ 1P लिखा होता है। ये है 1P+1N। इसका मतलब है ये वैसे जो रेकमेंडेड है वो 2 पोल है, 2 पोल वोल्टेज प्रोटेक्टर है इस तरह का। ये मुझे ये चीज़ नहीं लगानी चाहिए थी। मुझे 2 पोल वोल्टेज जिसके ऊपर 2P लिखा होता है, जैसे ये है ना 2 पोल, तो इसी तरह आपने वोल्टेज प्रोटेक्टर भी 2 पोल लेना है। और 1P+1N में ये होता है कि आपकी जो लाइव वायर है उस पर ये प्रोटेक्शन दे रहा है, न्यूट्रल पे नहीं दे रहा। जो 2 पोल होता है वो लाइव पे भी प्रोटेक्शन देता है और आपकी न्यूट्रल पे भी प्रोटेक्शन दे रहा है। तो बेहतर है आप 2 पोल वोल्टेज प्रोटेक्टर की तरफ जाएं। ब्रेकर हो गया, एसपीडीज़ हो गई, वोल्टेज प्रोटेक्टर हो गया। एक डिवाइस और लगती है जो मैंने नहीं लगाई, वो आपकी आरसीडी या अर्थ लीकेज ब्रेकर भी कहते हैं उसे। और वो प्रोटेक्शन, ये तो जितनी डिवाइसेस लगी हैं ना, ये आपके चार्जर को प्रोटेक्ट कर रही हैं और आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई हुई हैं। और जो आरसीडी है वो अब ह्यूमंस की या इंसानों की या जानवरों की प्रोटेक्शन के लिए, अगर उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है खुदा न खास्ता, तो उस केस में वो ट्रिप कर जाते हैं। तो वो ह्यूमंस की प्रोटेक्शन के लिए होता है। और उसकी जो स्पेसिफ़िकेशन एज़ पर ओनर्स मैनुअल जो BYD का चार्जर है, वो भी 2 पोल 40 एम्प्स जो है वो 40 एम्प्स के ऊपर ही जाना है आपने। आरसीडी भी 40 एम्पेयर वाला लेना है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस वजह से मैंने यहाँ पे आरसीडी नहीं इंस्टॉल किया, वो ये है कि पाकिस्तान में जितने आरसीडीज़ मिल रहे हैं वो सारे टाइप AC के मिल रहे हैं। टाइप AC जो है
वो आपका प्रोटेक्शन देता है सिर्फ एसी करंट से और डीसी करंट से नहीं देता। तो आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ईवी चार्जर्स के केस में, वो आपको आरसीडी चाहिए टाइप ए या टाइप ए से भी ऊपर की चीज़। वो और ज़्यादा फीचर्स देता है और उसमें कुछ और बेहतर प्रोटेक्शन होती है, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो टाइप ए है, और टाइप ए पाकिस्तान में नहीं मिलता। और बहुत तकरीबन मैंने जितनी इंस्टॉलेशंस देखी हैं अभी तक वो सब टाइप ए सी यूज़ कर रहे हैं, जो कि गलत है। आपने और आप अगर आपको टाइप ए या टाइप बी आरसीडी चाहिए, जहाँ तक मेरा ख़्याल है और मैंने रिसर्च जो की है, वो सिर्फ़ अली एक्सप्रेस पे अवेलेबल है, आपको वहाँ से मंगवाना पड़ेगा। और इस केस में जैसे मैंने अब आरसीडी नहीं इंस्टॉल किया, तो मैं पर्सनली ये करता हूँ कि जब भी चार्जर ऑपरेट हो रहा होता है मैं कहीं भी किसी चीज़ को टच नहीं करता। इस चार्जर को अभी ये ऑफ़ है, ये वाला ब्रेकर जो है वो ऑफ़ स्टेट में है, और ये वाईफाई जो मोबाइल ऐप है उससे ऑफ़ किया गया है। मैं इस चार्जर को प्लग करता हूँ गाड़ी में, और प्लग करके फिर जो है वाईफाई से ऑन करता हूँ, ऐप से ऑन करता हूँ मैं, यानी कहीं भी टच नहीं करता। और जब मैंने उसकी चार्जिंग रोकनी होती है, गाड़ी को अनलॉक करता हूँ तो कुछ सेकंड्स के लिए चार्जिंग रुकती है, उसको फ़ौरन अनप्लग करके फिर इसको मोबाइल ऐप से इसको ऑफ़ कर देता हूँ। तो अपनी सेफ़्टी के लिए, चूँकि मैंने आरसीडी नहीं लगाया, तो जब भी ऑपरेट कर रहा होता है मैं कहीं भी किसी चीज़ को टच नहीं करता। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह आरसीडी होता है, जो कि अर्थ लीकेज प्रोटेक्टर भी कहते हैं, उसे ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए होता है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। एक डिवाइस आती है, उसे आरसीबीओ कहते हैं। वो भी एक अच्छी ऑप्शन है, वो रिप्लेस करती है, वो 2 in 1 है एक तरह की। वो आरसीडी जो आपकी अर्थ लीकेज प्रोटेक्टर है, प्लस उसकी एमसीबी जो आपका ब्रेकर, जिसे आप नॉर्मल अल्फाज में कहते हैं, दोनों की फंक्शनैलिटी मिला के एक सिंगल डिवाइस बन जाती है आरसीबीओ। अगर आप आरसीबीओ यूज़ करते हैं तो उस केस में आपको एमसीबी नहीं चाहिए और आपका आरसीडी नहीं चाहिए, एक सिंगल आरसीबीओ की डिवाइस लगेगी, जो कि जो है ना इन दो डिवाइसेस को रिप्लेस कर देगी। तो आरसीबीओ ख़रीदते वक्त भी आपने यही ख्याल रखना है कि एक तो वो 40 एम्प्स का आरसीबीओ हो, और प्लस उसके अंदर जो लीकेज प्रोटेक्शन की जो उसकी जो टाइप हो वो टाइप ए हो, टाइप एसी ना हो। तो क्योंकि उसमें दोनों की फंक्शनैलिटी, जैसे मैंने पहले बताया, ब्रेकर की भी है और आरसीडी की भी है, तो वो भी एक ऑप्शन है, और अच्छी ऑप्शन है, वो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको मिल जाए कहीं। लेकिन अगेन वो टाइप ए वाली जो है ना, वो आपको अली एक्सप्रेस से ही मिलेगी।